आज की कहानी है क्यों नेहा के गले की हड्डी बन गया उसका ही आइडिया। माँ की खराब सेहत ने नेहा को अत्यधिक चिंता में डाल दिया। डॉक्टर ने आवश्यक परीक्षण के लिए शाम को बुलाया था। छोटी बहन कनिका को आज ही दिल्ली लौटना था। वे साशा के साथ बैठकर सभी आवश्यक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर रही थी। तभी रमेश का फ़ोन आया। मैडम, मैं आपकी गाड़ी सागर ले जाऊं? आप तो अभी यहीं हैं। हाँ, मैं यहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है। गाड़ी तुम्हें कैसे दे सकती हूँ, मुझे ज़रूरत है, नेहा बोली। लेकिन मुझे दोस्त की शादी में सागर जाना है। बताया तो था आपको। बताया था, लेकिन मैंने गाड़ी सागर ले जाने की अनुमति तो नहीं दी थी। यह कहा था कि यदि मुझे ज़्यादा दिन रुकना पड़ा तो तुम गाड़ी वापस बालाघाट ले जाना। बहरहाल मैं अधिक दिन नहीं रुक रही हूँ, लेकिन मैंने आपके कारण सागर के टिकट कैंसिल करा दिए। अब क्या करूँ? रमेश, मैंने साफ कहा था कि माँ के पास ज़्यादा दिन रुकने की स्थिति में गाड़ी वापस भेज दूँगी। लेकिन गाड़ी सागर ले जाने की बात तो नहीं हुई थी। वैसे भी उधर की सड़क कितनी ख़राब है। तुम्हें मालूम है, मैं गाड़ी नहीं दे सकती। माँ को चेकअप के लिए ले जाने के अलावा और बीसियों काम है। नेहा का मूड बिगड़ गया। नेहा को दफ्तर में ही माँ की बीमारी की सूचना मिली थी और वे बलराज से बात कर ही रही थी कि रमेश ने सुन लिया और झट से बोल पड़ा। मैडम, मैं आपको छुट्टी की दरख्वास्त देने आया था। सागर जाना है दोस्त की शादी में। अब आप कार से भोपाल जा रही हैं तो मैं भी साथ चलूं? अकेला ही हूँ, बीवी बच्चे अंकल के घर में ही हैं। अभी उन्हें वापस भी लाना है। नेहा ने स्वीकृति दे दी, यह सोचकर कि वह उनका मातहत है। साथ ले जाने में क्या बुराई है? वैसे भी वे अकेली जाएंगी कार में। बच्चों को साथ नहीं ले जाया जा सकता, उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा और फिर क्या पता वहाँ कितने दिन रुकना पड़े। नागपुर पहुँचने पर रमेश ने कहा, मैडम, कुछ देर के लिए मेरे घर चलिए ना। मम्मी पापा से मिल लूँगा, आप भी थोड़ा आराम कर लेंगी। आराम नहीं, वैसे मिलने चलना है तो चलो, रुकेंगे नहीं। नेहा ने कार रुकवाकर थोड़ी मिठाई खरीद ली। आखिर वे बॉस हैं, खाली हाथ उसके घर जाते क्या अच्छा लगेगा। घर के लोग बैठक में जमा होकर बातचीत में व्यस्त हो गए थे। रमेश ने किसी से नेहा का परिचय नहीं कराया। जाने उन लोगों ने क्या समझा हो। मिठाई का डब्बा उन्होंने एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। चाय आने पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक लेने से मना कर दिया। फिर वे रास्ते भर अपने विचारों में खोई रहीं। सारे भाई बहन अपने जीवन में व्यवस्थित हैं, पर पिता की मृत्यु के बाद से माँ ही अव्यवस्थित हो गई हैं। वे किसी एक जगह जमकर नहीं रहती। जहाँ भी रहती हैं, बच्चे उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। उनके कमरे में ही टीवी, टेलीफोन, म्यूज़िक सिस्टम और लिखने पढ़ने का सारा इंतज़ाम रहता है। वे खूब लिखती हैं, अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगला, तीनों भाषाओं में। जो वैविध्यपूर्ण जीवन उन्होंने अपने ब्रिगेडियर पिता और कर्नल पति के सानिध्य में जिया, उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की स्मृतियों और घटनाओं को शब्दों में पिरोती रहती हैं, पर कभी कुछ छपवाया नहीं आज तक। घर में किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वे कितना मधुर गाती हैं इस उम्र में भी। चर्चा परिचर्चाएं उन्हें अपार सुख देती हैं, पर आजकल किसके पास फुर्सत है इतनी कि बैठकर उन्हें सुने। शायद भीतर का अकेलापन अब निगल रहा है उन्हें। भौतिक सुविधाएं आत्मिक प्रसन्नता तो नहीं दे सकती ना। ऐसे में उन्हें कुछ हो गया तो सोच नेहा घबरा उठी। भोपाल पहुंचने पर रमेश को उसके अंकल के यहाँ छोड़ने शाहपुरा जाना पड़ा। रात हो चुकी थी। उसने कार से सामान उतारते हुए चाय के लिए रुकने का आग्रह किया था, पर नेहा टाल गई। दरवाज़ा खुलते ही उसकी पत्नी, आंटी, अंकल सब बाहर आ गए। रमेश ने तब भी उनसे किसी का परिचय नहीं करवाया, पत्नी से भी नहीं। बहुत अजीब लगा था उन्हें। तब उन्होंने खुद ही संकेत करते हुए पूछ लिया, ये तुम्हारी पत्नी है दिशा। लेकिन नेहा का परिचय पत्नी को देने की आवश्यकता नहीं समझी उसने। उसे छोड़ने के बाद वे माँ के घर चली आईं और अब वह गाड़ी मांग रहा था ताकि पत्नी व बच्चों के साथ शाम से दोस्त की शादी में जा सके।
कितना खुदगर्ज है यह आदमी। नेहा का मन खिन्न हो गया। रमेश दफ्तर में कभी उन्हें अभिवादन नहीं करता। वह सोचता है कि यह नौकरी करके वह एहसान कर रहा है। वह तो क्लास 1 के लायक है, इतनी काबिलियत है उसमें। दिन ही खराब थे, वरना आईएएस की लिखित परीक्षा में तो निकल ही गया था। मौखिकी में ही रह गया, फिर भी अपने आप को आईएएस ऑफिसर से कम नहीं समझता। नेहा को महसूस हुआ कि अपने मातहत पुरुषों से कभी निजी या घर परिवार की परिस्थितियों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी महिला बॉस को वे अमूमन गंभीरता से नहीं लेते। उनके अधीन काम करना वे अपनी तौहीन समझते हैं। लाख महिला सशक्तिकरण की बातें की जाएं, विश्व महिला दिवस मनाया जाए, नारी स्वतंत्रता के नारे लगाए जाएं, पुरुष आसानी से स्त्री की सत्ता थोड़े ही स्वीकार कर लेगा। साशा ने नेहा को गंभीर देखकर टोका, छोड़िए भी, नाहक क्यों मूड बिगाड़ती हैं अपना। कनिका दीदी नहाकर आती ही होंगी, खाने की मेज़ पर चलें। उन्हें शताब्दी से निकलना है, अभी 12 बजे हैं। नेहा ने घड़ी पर निगाह डाली। शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 2 बजे निकलती है। कितनी तेज़ी से बीत रहा है समय, पंख लगाकर उड़ रहा हो मानो। अभी तो मिलकर जी तक नहीं भरा और बिछुड़ना होगा। उन्होंने ठंडी सांस ली। अगले ही क्षण टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैडम, कब निकलना है वापस बालाघाट? मुझे रिंग कर दीजिएगा, रमेश कह रहा था। नेहा बुरी तरह खींच उठी, बोली, देखो रमेश, तुम्हारी छुट्टी सिर्फ आज तक है। कल रविवार है, तुम सोमवार को ज्वाइन कर लेना। मेरा अभी कुछ तय नहीं वापस जाने का, लेकिन मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि आपके साथ लौट कर जाऊँगा कार से। आप ही की वजह से मैंने वापसी की भी टिकट कैंसिल करा दिए हैं। रमेश, मैं अपनी बीमार माँ को देखने आई हूँ यहाँ, कोई पिकनिक मनाने नहीं। अपनी सहूलत से वापस जाऊँगी, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। यह आदमी तो पीछे ही पड़ गया। उसके बात करने का अंदाज तो देखो। कहता है आपकी वजह से टिकट कैंसिल कराए। टिकट कराए कब थे? झूठ की भी हद होती है। सोच, नेहा भीतर ही भीतर उबल पड़ी। दीदी, अपने मातहतों को ज़्यादा मुंह लगाना अच्छा नहीं होता। उसे आपका तनिक भी लिहाज नहीं। वह तो ऐसे बात कर रहा है जैसे आप उसकी बॉस नहीं, वह आपका बॉस हो। ऐसे ढीठ आदमी को सपरिवार साथ लेकर वापस जाएंगी आप? साशा के इस कथन से नेहा क्षुब्ध हो उठी। बोली, अब क्या करूं? वह रहीसी तो बहुत झाड़ता है। कह रहा था कि उसके अंकल तो हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, पर सरकार अनुमति नहीं दे रही है। दोस्त को ठाठ दिखाने और झूठी शान बघारने के लिए मेरी गाड़ी से सपत्नी के शादी में सागर जाना चाहता था। शायद पत्नी पर रौब गांठने के लिए कह दिया हो कार से लौटेंगे। अब कार्यक्रम गड़बड़ाने से खींच रहा है। जब मैंने कह दिया कि तुम ज्वाइन कर लेना, तो इसका मतलब है मैं उसके साथ वापस नहीं जाऊंगी। फिर भी फ़ोन करने का दुस्साहस किया। ढिठाई की हद है। आप नाहक कार से आईं। कनिका ने खाने की मेज़ पर नज़र डालते हुए कहा, अरे कर्नल साहब के घर में होते तो ट्रेन से ही आना पड़ता। वे तो 10 दिनों के लिए हैदराबाद में हैं, इसलिए मैंने सोचा। सहसा माँ की उपस्थिति में सबका ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। साशा ने उन्हें आहिस्ता से कुर्सी पर बिठाया। खाने की मेज़ पर माँ का सानिध्य कितना सुखद लगता है, पर ऐसा संयोग अब कम ही होता है। शादी के बाद सब बेटियां एकत्र नहीं हो पाती। माँ अब ज़्यादा चलती फिरती नहीं, वे जल्द ही थक जाती हैं। अब तो बीमारी के कारण वे आग्रह पूर्वक अपने हाथों से बनाकर कुछ नहीं खिला पाती। नेहा स्टेशन पर कनिका को विदा कर लौटी तो मन बहुत उदास हो गया। शाम को साशा के साथ माँ को डॉक्टर को दिखाने ले गईं तो वहाँ भीड़ थी। एक बार फिर प्रतीक्षा के क्षणों में चर्चा के दौरान रमेश छाया रहा। घर लौटने पर साशा ने उखड़े स्वरों में कहा, मैं तो तंग आ गई इस रमेश पुराण से। दीदी, आप उसके साथ हरगिज़ नहीं लौटेंगी। उसे मोबाइल पर स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए, वह कोई उम्मीद ना करे। लेकिन साशा, वह दफ्तर में कहता फिरेगा मैडम ने धोखा दिया, तो कहता फिरे। इस बार चली जाती हूँ, आइंदा उसे कभी साथ लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। बर्दाश्त कर लेंगी उसके कुनबे को पूरे 12 घंटे?
हाँ, यह बात तो है। मन मारकर चुपचाप बैठे रहना होगा। तो फिर उसे मना कर दीजिए, कह साशा ने उन्हें मोबाइल फ़ोन थमा दिया। लेकिन साशा, मैं तो कह ही चुकी हूँ कि मेरे वापस जाने का अभी तय नहीं। तुम सोमवार को ज्वाइन कर लेना, नेहा बोली। तो एक बार और कह दीजिए, वह बेवकूफ़ है। साशा बेहद गुस्से में थी, तभी अचानक माँ की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, थोड़ी देर बाद कह दूँगी, कहकर नेहा माँ के पास चली गई। माँ बहुत उदास थीं। उनके आग्रह पर वे 2 दिन और रुक गई। तय किया कि रात को सफ़र शुरू करेंगी। बलराज खा पी कर दिन भर सो लेगा ताकि रात को परेशानी ना हो। माँ की तीमारदारी से संबंधित सारी हिदायतें शीतल और साशा को देने के बाद नेहा कुछ निश्चिंत थी। अब सूटकेस में अपना सामान रख रही थी। तभी कॉल बेल बजी। द्वार पर रमेश खड़ा था। सोचा फ़ोन करके आपको परेशान करना ठीक नहीं, इसलिए घर चला आया पूछने कब निकलना है। मैं भी रुक गया हूँ, सोचा अर्जित अवकाश ले लूँगा। दरअसल दिशा भी यही चाहती है कि आपके साथ ही लौटें। वह बोला। उफ, कह नेहा ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।